बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, आप सबका गुलिस्तान न्यूज़ में खैर मक़दम है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। मैं हूं आपका मेज़बान मीर हिलाल हाजुरी, आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन किराम, स्पेशल रिपोर्ट में आज सबसे पहले स्पेशल स्टोरी करते हैं। हालांकि कुछ दिन पहले ही हमने चाडुरा के लूलीपुरा इलाके की एक खबर आप तक पहुंचाई थी और ये खबर राशन फराहम करने के हवाले से थी, क्योंकि हमने आपको उस वक्त कहा था, हो सकता है कि आप भूल गए होंगे, लेकिन एक बार फिर आपको हम याद दिलाएंगे कि एक ही गाँव में 40 कुंबों ने ये शिकायत की थी कि उन्हें ऑनलाइन पोर्टल में, यानी जो ऑनलाइन पोर्टल उमूर सार्फिन का है, वहाँ पर उन्हें बीपीएल दिखाया गया था और उसके बाद वो एपीएल के नाम से, एपीएल कैटेगरी के हिसाब से पिछले कई सालों से राशन हासिल कर रहे हैं, लेकिन जो उनका हक है वो उन्हें नहीं मिल रहा है। हालांकि पिछले कई सालों की बात थी, लेकिन उसके बाद जब हमने इसकी पड़ताल की तो हमने इस मामले को उमूर सार्फिन के डायरेक्टर की नोटिस में लाया, कमिश्नर सेक्रेटरी की नोटिस में लाया और इसमें आरटीआई मूवमेंट का भी एक अच्छा खासा रोल रहा है। और नतीजा ये हुआ कि फिर जब हमने खबर की और इस नशियात के ज़रिए इस मामले को एक्सपोज किया और इससे हुक्काम की नोटिस में लाया, बिलाखिर हुक्काम जाग गई और उन्होंने इसके लिए कमेटी बनाई है और वो कमेटी इसका जांच करने लगी है। ये कमेटी पहले लूलीपुरा नहीं गई, बल्कि पहले ये बडगाम गई, कुछ हायर ऑफिसर्स के साथ बात हुई है और वहाँ पर उन्होंने इसके सभी पहलुओं को खंगाला और वहाँ पर जो कुछ पेशरफ्त हुई है उसके फ़ौरन बाद ही यहाँ पर कुछ अफसरान के साथ बात हुई है। हालांकि लूलीपुरा से आए हुए लोगों ने भी इस मीटिंग में यहाँ पर शिरकत की, जो ज़िला बडगाम के अंदर हुई है। वो विजुअल्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन इसके साथ ही जब यहाँ पर ये मीटिंग, इब्तिदाई मीटिंग ख़त्म हुई तो उसके फ़ौरन बाद ही ये जो पूरी टीम है जो जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर की सरबराही में बनाई गई थी, वो सीधे लूलीपुरा चली गई और लूलीपुरा में उन्होंने उन लोगों के साथ बात की और जनरल पब्लिक से उन्होंने बात की और उन्हें कहा गया है कि वो अपनी शिकायत जो है उनके सामने रखें ताकि इन शिकायत को दूर किया जा सके। और वहाँ पर कुछ ऑप्शंस भी थे जो महकमा उमूर सार्फिन के ज़िला से लेकर सूबाई तक के, और लोगों ने वहाँ पर एहतजाज भी किया और लोगों ने कहा कि वो पिछले कई सालों से एपीएल के नाम से ये हासिल कर रहे हैं चावल या राशन बाकी, जबकि वो ऑनलाइन पोर्टल में बीपीएल दिखाए गए हैं, यानी जो वो डिज़र्व कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी गरीब लोग थे और उन्हें आज तक इस हक से महरूम रखा गया है। लेकिन जब हमने कोशिश की है और इस सारे मामले को एक्सपोज किया है, हुक्काम की नोटिस में लाया है, बिलाकर जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर के साथ भी जब हमारी टीम गई हुई और मुलाकात हुई और उनसे बात की, मलिक जाहिद ने, जो चाडुरा से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, उन्होंने इस हवाले से उनसे कुछ सवालात पूछे, क्योंकि जो कल वहाँ पर जांच हुई है और लोगों के जो मसाइल और मुश्किलात और मुतालबे सुने, जॉइंट डायरेक्टर ने क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। हमें कंप्लेंट मिली है, यहाँ जो बीपीएल राशन कार्ड होल्डर्स हैं उनको एपीएल रेट पर राशन दिया जा रहा है। इसी सिलसिले में मुझे डायरेक्टर साहब ने यहाँ मतलब ये कंप्लेंट इंक्वायरी करने के लिए भेजा है। मैं आज आया, मैंने लोगों का सुना है, हमने यहाँ से कुछ लिए हैं इनसे मतलब प्रूफ, राशन कार्ड, इसके फोटो स्टेट जो जिनके एपीएल है, हम कार्रवाई करेंगे इंशाल्लाह। ट्रांसपेरेंसी के हिसाब से 1-2 दिन में हम ये इंक्वायरी रिपोर्ट भेजेंगे इंशाल्लाह। यहाँ से शुरू हो गया, बाकी मतलब एरिया में भी हो जाएगा यही इंशाल्लाह। हम एक्शन लेंगे जिन्होंने ये गलत किया होगा, हम वहाँ पे मतलब इंक्वायरी करेंगे क्या बात है। हम इंक्वायरी के, क्योंकि इंक्वायरी के साथ हमें पता चलेगा कि क्या माजरा है, क्या बात है। इंशाल्लाह ये यहाँ के लूलीपुरा का 1-2 दिन में हम सबमिट करेंगे डायरेक्टर साहब को, क्योंकि इस पर एक्शन, ताकि वो एक्शन लेंगे। चलिए नाज़रीन, आपने जॉइंट डायरेक्टर का बयान तो सुना और उनका मानना है कि वो अभी जांच कर रहे हैं और इसकी जांच अभी होनी है, लेकिन ऐसा अंदाज़ा और इशारे मिल रहे हैं कि जांच में ये इस बात तक वो पहुंच गए हैं और इतना तो तय है कि शायद इसमें कुछ लोग जो है मुलविस होंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और जॉइंट डायरेक्टर ने ये भी बात कही है कि ये नहीं हो सकता है कि ये सिर्फ लूलीपुरा इलाके में, हो सकता है कि और इलाके में भी हो या पूरे जम्मू कश्मीर में भी हो, क्योंकि मलिक जाहिद ने उन्हें ये सवाल पूछा था कि क्या सिर्फ लूलीपुरा तक की आप महदूद रहेंगे या बाकी इलाकों का भी आप हाल देखेंगे। और उन्होंने इस जवाब में ये भी कहा कि जहाँ अभी शुरुआत हुई है तो आगे भी ये सिलसिला जो है जांच का जारी रहेगा अगर कहीं और इलाके से शिकायत मिली तो। इसलिए हम अपनी नशियात के ज़रिए आप सबसे एक बार फिर ये गुजारिश करना चाहेंगे कि आप भी अपना नाम अपने पोर्टल पर देखिए, कहीं आप बीपीएल कैटेगरी के तो नहीं हैं और आप एपीएल के हिसाब से राशन हासिल कर रही हैं, जो हक आपका है वो हक आपको नहीं मिल रहा है। इसलिए बार बार हम आपसे ये गुजारिश करते हैं कि आप
उस वेबसाइट पर जाइए जो कि उमूरी सार्फिन की है, और वहाँ पर अपना नाम देखिए कि कौन सी कैटेगरी में आप हैं। क्योंकि बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, जब वहाँ के मकामी लोगों के साथ बात हुई है, उन्होंने कहा कि सिर्फ ये बात राशन हासिल करने की नहीं है, बल्कि अगर आपके पास बीपीएल कैटेगरी का राशन कार्ड है और उस कैटेगरी में आप आते हैं तो आप बहुत सारे मुराद के हकदार भी बन सकते हैं, जो स्टेट से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट आपको मुख्तलिफ स्कीमों के ज़रिए फराहम करती हैं। आप स्कॉलरशिप के भी कहीं ना कहीं हकदार हो सकते हैं। और अगर आपके पास वो राशन कार्ड नहीं है, यानी आपको दूसरा राशन कार्ड दिया जाता है, तो हो सकता है कि आप इस हक से महरूम हो पाएंगे। इसलिए आपसे गुजारिश करते हैं कि आप ये सारी चीज़ें देखें वहाँ पे, और उस वेबसाइट पर जाइए और अपना नाम वहाँ पर देखिए कि आप किस कैटेगरी में आपका इंदराज हुआ है। लेकिन इस मकामी शहरी ने, यानी लूलीपुरा के रहने वाले इस शख्स ने मज़ीद क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। यहाँ जो मसला खड़ा हुआ है वो ये है कि जो यहाँ के बाशिंदे हैं उनको ऑनलाइन पोर्टल पे जो सरकार जो उनको राशन जो लिस्ट में आया है वो है बीपीएल, लेकिन जो उनके पास जो वो राशन हासिल कर रहे थे वो गरीब बेचारे हैं, उनको एपीएल के रेट से राशन दी जा रही है। तो अगर जो हमने यहाँ पे जो राशन कार्ड जो हमारे पास है, अगर हम उसको एस्टिमेट लगाए तो 42,000, अगर 4-5 साल से इसमें एस्टिमेट करें तो एक जो राशन कार्ड में 42,000 का चूना लगा हुआ है उस बंदे पे। और वो जो बंदा है वो अब खाली वो राशन कार्ड से महरूम नहीं हुआ है, बल्कि जो सरकार ने उसके लिए बहुत सारे स्कीम्स रखे हैं, जैसे बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, जैसे बैंक सहूलियात और दूसरे जो भी सहूलियात है वो उनसे महरूम हुए। तो हम उस लिहाज से कंपनसेशन चाहते हैं, और जो इनका जो हक किसी ने भी लिया है तो हम चाहते हैं कि उनको अपना हक दिया जाए और उसमें एक प्रॉपर जुडिशल प्रूफ हो जाए। चलिए नाज़रीन, ये था लूलीपुरा चाड़ूरा का हाल जो हमने आपको दिखाया, सुनाया, और उम्मीद करते हैं कि मजीद पेशरफ्त इस मामले में हो जाएगी, क्योंकि जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हुई होगी उन्हें इंसाफ मिलेगा, और इंसाफ अब भी इंतजामिया या हुकूमत ने ही इन्हें फराहम करना होगा। लेकिन ये तो चाड़ूरा की बात थी, लेकिन अब शहर श्रीनगर की भी बात करते हैं, वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों की भी बात करते हैं, क्योंकि कोविड-19 जारी है, लॉकडाउन भी जारी है, और इस सब के बीच सब कुछ जब हम देख रहे हैं कि मुकम्मल है, बंद है, लेकिन वहीं पर लाल चौक के साथ साथ शहर श्रीनगर का क्या हाल है, ये जानने के लिए इस वक्त मेरे साथ है सईद रूफ फारूकी। रूफ, आपका खैर मकदम है, और आपसे जानना चाहूंगा कि आज सुबह सुबह ही किस तरह का हाल आपने देखा, और अभी भी जब हम बराह रास्त अपने नाज़रीन के साथ जुड़े हुए हैं, किस तरह की सूरत हाल लाल चौक या इसके पास आसपास के इलाकों में है, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस कहा जा रहा है कि लगातार जारी हैं, क्या कई दुकानें खुली हैं, क्या ट्रांसपोर्ट चल रहा है, किस तरह की सूरत हाल आज आप शहर में देख रहे हैं? देखिए हिलाल, अगर हम शहर श्रीनगर की बात करें तो शहर श्रीनगर में मुकम्मल तौर बंद है, कंप्लीट लॉकडाउन है, दुकानें बंद हैं, सड़कों पे कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं है, और तारे लगाई गई है लाल चौक के मुख्तलिफ जो गली कोचे जाते हैं, जो सड़कें जाती हैं। मैं घंटाघर के सामने इस वक्त खड़ा हूँ, और जहाँ घंटाघर से आगे जो रास्ता जाता है वो बंद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँ कि हिलाल ये नाज़रीन तक ये विजुअल सब पहुँचा है, मैं कैमरामैन से कहूँ कि वो ज़रा पैन कैमरा करे, पूरी तरह जो है लाल चौक का जो हाल है वो नाज़रीन तक पहुँचा है और उनको दिखाए। पूरी तरह बंद पड़ा है लाल चौक, दुकानें बंद है, ट्रांसपोर्ट कहीं नहीं है, और जिस तरह हम कह सकते हैं मुकम्मल लॉकडाउन है। और कहीं अगर ऐसी खबरें भी आ रही थी कि कहीं कुछ ईज़ हो रहा है, कहीं कुछ कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स या ऐसे इदारे हैं जिनमें शायद नरमी बरती जा रही है, मगर ज़मीनी सतह पे वैसा कुछ नहीं है। और फिलहाल मैं आपको बताऊं कि लाल चौक में जो लोगों की हम तादाद की बात करें, यहाँ पे लोग भी ज़्यादा दिख नहीं रहे हैं, ऐसा सन्नाटा सा जैसा छाया हुआ है पूरे लाल चौक में, पूरे लाल चौक एरिया में, तो मुकम्मल तौर बंद है, कहीं कोई डील नहीं दिख रही है सड़कों पे। यानी डील कहीं पर नहीं नजर आ रही हैं, बल्कि स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शंस आज हैं, क्योंकि इससे पहले शिकायत आ रही थी पब्लिक की जानिब से कि अगर लॉकडाउन है, लेकिन लॉकडाउन में वो देखते थे कि ट्रांसपोर्ट भी चल रहा है, कहीं कहीं दुकानें भी खुल रही हैं, तो जिसकी वजह से वो कहते थे कि जो मकसद है इस लॉकडाउन का वो फौत हो रहा है। लेकिन दूसरी जानब रूफ, जब हम देखते हैं कि लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है, लोगों के अंदर क्या किसी तरह का पैनिक है, डर है, या कि फिर लोग भी अब इसे इजी लेने लगे हैं? देखिए हिलाल, कई लोगों से मैंने बात की आज के दिन के हवाले से, कई ऐसे भी लोग हैं जिनको बहुत ज़्यादा पैनिक है, वो कह रहे हैं कि हम उन हालात से गुजर रहे हैं जहां हम अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छे से बात नहीं कर सकते, उनके साथ बैठ नहीं सकते, इस तरह की हालात बनी हो और ईजी लेने की बात नहीं है। और दूसरा, कई ऐसे सवालात भी खड़े हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन पे, शायद लॉकडाउन से पहले या कोरोना वायरस जब यहाँ से आया था तो एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह के वादे लोगों से किए थे, उन पर भी
काफ़ी लोगों ने सवाल उठाए, चाहे डेली नीड्स की हम बात करें, चाहे हेल्थ सेक्टर के हवाले से बात करें, और ख़ासकर जो कल जिस तरह टेस्ट जो पहले पॉजिटिव आया उसके बाद नेगेटिव आया हिलाल, इस पे भी बहुत ज़्यादा बातें हो रही है कि जो सवाल खड़े करे हैं यहाँ के हेल्थ सेक्टर के हवाले से कि ऐसे भी मामला है कि कई जिस तरह लोगों के ज़्यादा टेस्ट आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या वाकई में सारे टेस्ट सही साबित होंगे कि नहीं। ये एक बड़ा सवाल है हेल्थ सेक्टर के लिए, और इस पे लोग जो है वो बातें कर रहे हैं। चलिए रूप, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, शहर श्रीनगर से पूरी तफसीलात फराहम करने के लिए। और जैसे कि नाज़रीन आप भी देख रहे हैं कि किस तरह से सूरत हाल बनी हुई है शहर श्रीनगर के अंदर। और जहां रूप ने बात छेड़ी थी कि क्रिटिसिज्म हो रहा है अब कहीं ना कहीं हेल्थ डिपार्टमेंट को लेकर, और हेल्थ डिपार्टमेंट को जो रोल निभाना चाहिए था वहां पर उनकी तनकीद हो रही है, क्योंकि पहले टेस्ट पॉजिटिव आते हैं, फिर नेगेटिव आ जाते हैं, और विद इन नो पीस ऑफ टाइम ये सब कुछ हो रहा है। तो इस वजह से ये तनकीद जो है ये बजा है, जायज़ है और जानिब है। लेकिन हेल्थ डिपार्टमेंट को भी इससे तनकीद बराए तामीरी लेना चाहिए, क्योंकि बेहतर यह है कि जो कहीं कहीं पर शिकायतें आ रही हैं या कहीं कहीं पर अगर कोताहें हैं उन्हें दूर करने की अशद ज़रूरत है। लेकिन ये सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का ही मामला नहीं है, बल्कि पूरे शहरी श्रीनगर के अंदर जब हम बात करते हैं तो बिजनेस कम्युनिटी का भी नाम जरूर आता है, क्योंकि दिल्ली से लेकर बाकी कुछ रियासतों में हम देख रहे हैं कि वहां पर धीरे धीरे जो है बाजार खुलने लगे हैं। लेकिन दूसरी जानब जब उन इलाकों का हम हाल देखते हैं तो जो कोविड पॉजिटिव केसेस या उनके अफवात की जब हम जिक्र करते हैं तो वो जम्मू कश्मीर के मुकाबले में कई ज्यादा है। अब यहाँ की बिजनेस कम्युनिटी जो है वो ये मुतालबा कर रही है कि अगर उन इलाकों में यानी उन रियासतों में कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस को ईज किया गया है तो जम्मू कश्मीर के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि यहाँ पर वो रिलैक्सेशन नहीं दी जा रही है। हालांकि ये जम्मू कश्मीर जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही बेहतर बता सकती है कि आखिर क्या वजह है कि वो इस पर ईज नहीं कर रहे हैं और बाकी रियासतों में ऐसा क्यों कुछ हो रहा है। लेकिन आज शहर श्रीनगर के अंदर खासतौर पर लाल चौक के अंदर ही कुछ दुकानदारों ने या बिजनेस कम्युनिटी के साथ जो लोग वाबस्ता थे उन्होंने आज एक एहतजाजी मुजाहरा किया, और इस एहतजाजी मुजाहरे के दौरान उन्होंने कहा कि बाकी इलाकों में चाहे शहर के इलाके हों या मुल्क के मुख्तलिफ रियासतें हों, उन्होंने यही शिकायत की है कि अगर वहां पर खुली छूट है दुकानदारों को या किसी हद तक वहां पर चाहे 10% या 20% दुकानदार अपना काम कर रहे हैं तो सिर्फ लाल चौक को बंद क्यों किया जाता है। आज इन दुकानदारों ने यहाँ पर एहतजाजी मुजाहरा किया, उनकी क्या मुतालबात थी, उनकी क्या मांगे थी, आए इस नशियात में आपकी नजर करते हैं। लॉकडाउन है तो लॉकडाउन सारे इलाके का होना चाहिए, ये नहीं लाल चौक बंद है, कोकर बाजार बंद है, माईसुमा बंद है, हरी सिंह स्ट्रीट बंद है, कोर्ट रोड बंद है, रिगल लैंड बंद है। हमें किसी और जगह के जो दुकानदार दुकानें खुले रखते हैं वो हमारे ही भाई हैं, लेकिन डीसी साहब तो एक ही है, श्रीनगर में डीसी साहब एक ही है। हमें बंद दुकानें बंद करवाई जा रही है, बाकी जगह दुकानें खुली होती है। हम लॉकडाउन का पालन करते हैं, लेकिन लॉकडाउन होना चाहिए ना हर एक इलाके में। ये थोड़ी है कि लाल चौक बंद रखा बाकी जगह खुली है। नहीं, छानपोरा अगर रेड जोन है वहाँ क्यों दुकानें खुली है? अगर छानपोरा रेड जोन करार दिया गया वहाँ क्यों दुकानें खुली है? बटवारा में वो बड़ा बीबी कहते हैं वहाँ पर खुला है। ये जो लॉकडाउन है मानते हैं लॉकडाउन है, सही बात है, लेकिन फिर लॉकडाउन होना चाहिए ना सब इलाके का, डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर का। हर एक सोशल डिस्टेंस जो भी हमारे को गाइडलाइन आएगी हम वो करेंगे। आज हमने प्रोटेस्ट किया था कि हमें क्या करना है, हमें कोई गाइडलाइन दी जाए ताकि हम दुकानें खोलें, सुबह के वक्त 2-4 घंटे, शाम के वक्त 2-4 घंटे। लेकिन पुलिस हमें आती है, पुलिस हमें दुकानें बंद करवाती है। हम उनसे कहते हैं कि बाकी इलाके वो कहते हैं कि लॉकडाउन है दुकानें बंद करो, हम दुकानें बंद करते हैं और हम कर भी क्या सकते हैं। चलिए नाज़रीन, चूंकि किसी भी मुल्क या किसी भी इलाके या किसी भी रियासत की मईशत में बिजनेस कम्युनिटी का एक अच्छा खासा रोल होता है, और इस वजह से बारहा जो वक्त की गवर्नमेंट होती है या एडमिनिस्ट्रेशन होती है उन्हें इनके आराओं को या इनके तजावीज़ को खातिर में लेना पड़ता है और बार बार इन्हें सुनने की ज़रूरत भी पड़ती है, क्योंकि जब तक ना आप बिजनेस कम्युनिटी को ऑन बोर्ड लेंगे तब तक आप भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप स्टेट को आगे नहीं बढ़ पाएंगे। कश्मीर इकोनॉमिक अलायंस के मोहम्मद यासिर खान की भी कुछ ग्रीवेंसेस है बिजनेस को लेकर। उनका मानना है कि जहां 5 अगस्त के बाद ही हमने देखा कि कश्मीर के अंदर बिजनेस में क्रंच आया है और इसमें एक स्लो डाउन हुआ है, उसके साथ साथ जहां लोग बेरोजगार हुए हैं हड़तालों की वजह से, सूरत हाल की वजह से, वहीं पर लॉकडाउन की वजह से भी अब जो
कोविड-19 के हवाले से जम्मू कश्मीर के अंदर है, तो इस वजह से भी जो बिजनेस कम्युनिटी है वो काफ़ी क्रैश हो गई है और उनकी भी कुछ तजावीज़ हैं कि इसको कैसे रिवाइव किया जाए और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सके। और लॉकडाउन तो अपनी जगह, लेकिन लॉकडाउन के साथ साथ इस इंडस्ट्री को भी या इस बिजनेस कम्युनिटी को भी कैसे जिंदा रखा जाए और इन्हें कैसे अलाइव रखा जाए, इस हवाले से उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं उन इक़्तिदार तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं जो हुकूमत को चलाने वाले, जो रियासत हुकूमत के ज़िम्मेदार हैं, उनको चाहिए कि ये आज फ़ैसला ले कि कश्मीर में हमने जो दुकानें हैं उसको खोलनी है। जैसे कि हमसे 2-3 मीटिंगें हुई, हमारी एडवाइज़र बसीर साहब से मीटिंग हुई, हमारी DC साहब से मीटिंगें हुई, या बाकी जो लोग हैं हमारे जो पुलिस के ऑफिसरान हैं उनसे भी हमारी बात हुई और वो भी इसी नतीजे पे पहुँचे हैं कि हाँ आज टाइम हो गया है कि हमने इस बीमारी के साथ ही इस सारे मसले को चलाना है। ये ऐसा नहीं है कि हो सकता है कि ये बीमारी 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक चले। अब देखिए ना दुनिया में कैसे लोग इस सारे मसले को चलाते हैं, वो बिज़नेस को भी चलाते हैं, वो इस बीमारी को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसी हवाले से इनको भी सोचना चाहिए और इनका सारा ध्यान इसी चीज़ पे होना चाहिए कि ये जो लॉकडाउन है इसमें हमने क्या गाइडलाइंस देनी है। अगर MHA की तरफ से इनको गाइडलाइंस आई हैं तो उसके साथ साथ में उनको ये भी कहा गया है कि जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने अपने लॉकडाउन खोलने का फ़ैसला खुद करना है। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि आज वक्त आ गया है कि ताजर लोग बहुत परेशान हैं। हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनों का पैसा लिया हुआ है, एक साइड से तो वो हमें पैसे की तलबी कर रहे हैं कि आप हमारा पैसा वापस दे दीजिए। दूसरा मसला ये है कि हमने जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ़ रियासतों से हमारे जो माल वहाँ से आते हैं, हमने कंपनियों के पैसे देने हैं, हमने मुलाजमों की तनख्वाहें देनी हैं, हमने बाकी सारे जो खर्चे हमारे अपने घर के जो खर्चे हैं वो नहीं चल रहे हैं। तो उस हवाले से मुझे लगता है कि आज इनको सोचना चाहिए कि इस पे कि हम इस लॉकडाउन को ईज़ आउट कैसे करें और ये लॉकडाउन ईज़ आउट होना चाहिए। चलिए नाज़रीन, ये थी बिजनेस कम्युनिटी की बात। मोहम्मद यासीर खान बात कर रहे थे, कुछ तजावीज़ उन्होंने भी रखी हैं और कुछ मुतालबात भी रखे हैं, लेकिन साथ ही साथ बिजनेस कम्युनिटी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर की या एग्रीकल्चर की, तो ये भी किसी भी मईशत में या बेहतर मईशत के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। और हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री जम्मू कश्मीर की एक बड़ी इंडस्ट्री है और टूरिज्म के साथ साथ टूरिज्म के पैरेलल ये इंडस्ट्री भी है जो आमदन बख्श है और हर वक्त हर किसी सिचुएशन में हॉर्टिकल्चर इंडस्ट्री ने यहाँ की इक्तिसादियात की जो डंडी है उसे मजबूत रखा है। और आज भी इसके साथ जो लोग वाबस्ता है, जो भी बाग मालिकान हैं, उनकी कई सारी शिकायतें हैं। उनका मानना है कि पहले तो गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री की तरफ यानी हॉर्टिकल्चर की तरफ वो ध्यान नहीं दे रही है जो ध्यान ये डिजर्व करती है। दूसरा, ऊपर वाले की जानिब से भी पता नहीं क्या नाराजगी है कि हम देख रहे हैं कि काफ़ी वक्त से जो जालाबारी हो रही है, मौसमी तब्दीली हो रही है, जिसके नतीजे में इसका असर जो है वो इन बागात पर पड़ता है। और ख़ास तौर पर जो सेब इंडस्ट्री पूरी दुनिया में कश्मीर की भी मानी जाती है और उस पर जो है असरात मुरतब होते हैं। वजह यह है कि ये इंडस्ट्री जहां आमदन बख्श थी वहीं पर इस पर जो है मुज़िर असरात पड़ रहे हैं और नतीजा ये है कि जितनी आमदन बख्श होनी चाहिए थी, जितनी इसका रेवेन्यू और रिसोर्स होना चाहिए था, वो असरअंदाज हो रहे हैं। जालाबारी के नतीजे में कई सारे बागात अलग अलग इलाकों में, चाहे बारामूला हो, साउथ, नॉर्थ, सेंट्रल कश्मीर, जहां जहां मेवा बागात हो, वहां पर ये इंडस्ट्री मुतासिर हो गई है। और डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर एजाज अहमद के साथ हमारे साथी सैयद फारूकी ने बात की और जानने की कोशिश की कि आखिर ये इंडस्ट्री को कैसे बचाया जा सके और साथ ही साथ जो लोग मुतासिर हो गए हैं जालाबारी के नतीजे में मौसमी तब्दीली की वजह से, उन्हें क्या कुछ कर देना चाहिए और डिपार्टमेंट भी उनकी बहबूदी के लिए, इनकी इमदाद के लिए क्या कुछ कर रही है। डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर ने क्या कहा, आइए देखते हैं। ये आपने देखा होगा कि दिन में धूप होती है, अचानक बादल आते हैं और एकदम ये होता रहता है। ये तो हर साल होता रहता है, तो इस साल भी ये ज़्यादा ही कुछ है। तो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स में ये हुआ तो हमारा इमीडिएटली यही रहता है कि हम अपने ग्रोवर्स को एक तो एडवाइजरी देते हैं, दूसरा हमारा ये होता है कि हम इसको एसेस करें, लॉस एसेस करें। जालाबारी के बाद क्या कोई ख़ास दवाई करने की ज़रूरत है? क्योंकि हर एक जो फ्रूट ग्रोवर है वो कह रहा है कि जो दरख्त पे कुछ फ्रूट थे वो तो ख़त्म हो चुके, अब जो कुछ रह गए हैं तो उनमें दाग काफ़ी ज़्यादा है। तो क्या कुछ ख़ास कोई मेडिसिन है, ख़ास कोई दवाई पाशी है जो करनी है? 2-4 महीने हैं, तो अभी ये जो डैमेज है रिकवरेबल है। हिम्मत नहीं कम करनी है, हिम्मत रखनी है। और इसको जो मैंने 12 आपसे बात करके कहा कि मैनकोजिब, प्रोपोनिब या जाइनिब,
इसके 300 ग्राम 100 लीटर पानी में मिला के ये छिड़काव करना है इमीडिएटली करना है छिड़काव। जहाँ भी चालाबारी हुई वो सिंपल दवाई है, ज़्यादा वो है नहीं सख्त कोई उसमें। तो मैनकोजिब, प्रोपोनिब, ज़ाइनिब ये दवाई हमने डालनी है 300 ग्राम 100 लीटर पानी में, ये छिड़काव करना है। और 3 दिन का गैप रख के हमने यूरिया का 200 ग्राम का छिड़काव करना है 100 लीटर पानी में डाल के। और बागों में सफाई रखनी है, नीचे कोई पत्ते गिरते हैं, नीचे कोई फ्रूट भी गिरते हैं। चेरी का भी बहुत सारा नुकसान हो गया, चेरी तो पूरा फुल हार्वेस्ट था। हम चेरी की बात करें, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ चेरी के जो भी ग्रोवर्स है, तो क्या सरकार ने इस हवाले से कोई कमेटी वमीटी तश्कील दी है जो इसका तखमीना लगा सकते? क्या कोई मुआवजे की उम्मीद है इनको? जहाँ तक चेरी की मार्केटिंग का मैं बात करूँगा, पहले चेरी की मार्केटिंग में गवर्नमेंट यहाँ J&K की बड़ा कंसर्न इनका भी है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसमें हर दिन हमसे फीडबैक लेती रहती है। हमने कई मॉडल्स पर इस पर काम किया है, तो फाइनल इस पर हमने यहाँ से जो रिकमेंडेशंस की है वो हमने कहा कि हमें 50% ट्रांसपोर्ट सब्सिडी अकोमोडेट कर लो चेरी के लिए, जो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो एक्सेप्ट हो जाएगी फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। तो मुझे लगता है अब अगले हफ्ते हम तवक्का रखते हैं कि इसका एक नोटिफिकेशन भी आएगा और चेरी इंक्लूड हो जाएगा फॉर द फर्स्ट टाइम ट्रांसपोर्ट सब्सिडी के लिए, ये मैं उम्मीद रखता हूँ। बाकी जहाँ तक आप कहते हैं डैमेज या दूसरी चीज़ें, वो भी हम उसका जायज़ा ले रहे हैं और इंशाल्लाह हम वो गवर्नमेंट को, डिवीजनल इंतज़ामिया को सबमिट करेंगे रिपोर्ट और उम्मीद रखेंगे कि उनका कोई रिलीफ मिल सके। चलिए नाज़रीन, चूँकि पूरी इंडिया में हम देख रहे हैं कि लॉकडाउन है और इस लॉकडाउन के नतीजे में जो गरीब आवाम है वो ज़्यादा मुतासर हो गई है। और इस हवाले से जो बच्चे तालीम हासिल कर रहे थे स्कूलों में और लॉकडाउन की वजह से वो स्कूल भी बंद रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो भी काफ़ी मुतासर हो गए, एजुकेशन हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि जम्मू कश्मीर में अगरचे ऑनलाइन क्लासेस का सिस्टम भी शुरू किया जा चुका था, लेकिन 2G की वजह से जो वो मकसद है वो भी फोत हो गया है, वो मकसद हासिल नहीं हो रहा है। लेकिन दूसरी जानिब गवर्नमेंट के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है कि जो पेरेंट्स हैं वो फ़ीस जो है वो अदा करें, जो स्कूल के तय उन्हें फ़ीस अदा करना है, ख़ासतौर पर ट्यूशन फ़ीस तो उन्हें देनी होगी। लेकिन कुछ एक हफ्तों से हम देख रहे हैं कि जो स्कूल मालिकान हैं या स्कूल अथॉरिटीज़ हैं उनकी जानिब से लोगों को प्रेशर किया जाता था। ऐसी भी खबरें आई थी कि वो प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं आपने फ़ीस अदा करना है, लेकिन बेशतर स्कूल ऐसे भी हैं जो लोगों को प्रेशर नहीं कर रहे थे, बल्कि उन लोगों को जो सरकारी दफातर में काम करते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनसे ज़रूर वो पूछते हैं कि वो फ़ीस अदा करें, ताकि उनके जो मुलाजमीन हैं वो जो है फ़ीस की सूरत में जब उन्हें ये फ़ीस दी जाएगी तो फिर वो तनख्वाह भी उन्हें फराहम कर सकते हैं। लेकिन जो आम पेरेंट्स है, जो मज़दूर तबका है, जो गरीब तबका है, जो हैंड टू माउथ है, जो रेडी चलाने वाला है, जो गाड़ी चलाने वाला है, जो मज़दूर है, उनका फ़ीस कैसे अदा किया जाएगा, एक सवाल है। ऐसे ही लोगों के साथ सईद इरफान फाजिल ने बात की और जानने की कोशिश की कि क्या वो फ़ीस अदा करने के पोजीशन में हैं, क्या उन्हें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, या जो स्कूल अथॉरिटीज़ हैं कहीं वो आपको मजबूर तो नहीं कर रहे हैं फ़ीस देने के लिए। उन लोगों ने जिन्होंने बात की है सईद इरफान फाजिल के साथ, क्या कहा, आइए आपकी नज़र करते हैं। जो कश्मीर के जो हर इदारा बैठा हुआ है जो उसको घर से नहीं निकल देते हैं, जो गरीब बच्चे हैं वो क्या फ़ीस भरेंगे? इस वक्त हालात बहुत ख़राब है, उनको स्कूल का फ़ीस माफ़ करना चाहिए। आपको लगता है कि मौके पर चौका मारा जाता है? हाँ, मारते हैं। इनको पैसे से मतलब है, उनको कुछ और मतलब क्या है? पेरेंट्स फिर जब पैसा ही नहीं है, जब कुछ कारोबार ही नहीं चल रहा है, तो कैसे इस वक्त आपको गरीब कैसे फिर इस वक्त पैसे मैनेज करते हैं? कहाँ से मैनेज करेंगे? गरीब को इस वक्त गरीब मर रहा है इस वक्त, गरीब को कहाँ से पैसे मिलेगा? इसको जो मुलाजिम है उनकी सैलरी में रहे और गरीब सारे तबके जो भी हैं इधर बहुत से सारे तबके हैं वो बैठे हुए हैं। आपके घर में भी बच्चे होंगे? हाँ, मेरे घर फीस भरी? नहीं, मैंने अभी नहीं भरी है फीस। पिछले लगभग देखो, पिछले जो 2019 थे उसमें भी लगभग 6-7 महीने स्कूल बंद थे, एजुकेशन बंद था। अब 2020 आया तो पहले लगभग 10 ही दिन स्कूल खुल गए, तो फिर ये निकला है कोविड, उसके बाद फिर से एजुकेशन ख़त्म हो गया यहाँ से। एजुकेशन जब नहीं है, अच्छा ऑनलाइन क्लास से आपको लगता है कि बच्चा पूरा सीखेगा? स्कूल में अलग होता है, जब उसका प्रेशर होता है। मेरे सामने उस्ताद है इस वक्त खड़ा है, मोबाइल पे वो क्या पढ़ेगा? और 2G सर्विस पे नेट कैसा चल रहा है? हाँ, वो क्या चल रहा है, वो बहुत ही स्लो चल रहा है। हाँ, मैंने भी मना ही नहीं, मास्टरों ने बोला हमको फीस देना है टीचरों को, तो फीस भरना पड़ेगा। 2 महीने का मैंने 750 रुपये बच्चों को फीस था महीने, 2 महीने को मैंने कल भर दिया 1500 रुपये। तो आपने ये कहा नहीं कि एक साइड से पैसा नहीं है, सब कुछ बंद है, तो हम फीस कहाँ से लाएं? मानता ही नहीं। जो वजीर तालीम है वो उसने बोला, उसी ने किया ये अलाउंस,
फीस किसी को माफ नहीं है। हाँ। तो एक ये बताइए, अभी रोजगार आपका कैसा चल रहा है, काम कैसा है आपका? अभी तो थोड़ा बहुत चल रहा है, थोड़ा मगर बहुत। पिछले 2 महीने से आपको लग रहा था कि कुछ नहीं काम था, फिर कैसे पैसे आपने मैनेज किए? 3 महीने से मैं बिल्कुल घर पे बैठा हूँ, एकदम बिल्कुल घर पे। अच्छा। फिर मेरे जो मुझे ये मॉल छोड़ते हैं ना व्यापारी लोग, उसी को हमको कर्जा लेना पड़ा। चलिए, आपने देखा कि व्यापारी से कर्जा लेना पड़ा मगर स्कूल में फीस देना पड़ा। और आपको नहीं लगता कि इस वक्त अगर हम देखें स्कूल वालों को थोड़ा इंस्टॉलमेंट पे फीस लेना चाहिए था? मानता ही नहीं। तो आपने कर्जा वर्जा लेकर स्कूल का जो फीस है वो दे। चलिए नाज़रीन, ये था आज का स्पेशल रिपोर्ट और उम्मीद करते हैं कि इस स्पेशल रिपोर्ट के सभी मौज़ूआत आपने पसंद किए होंगे और हमें ये भी उम्मीद है कि आप हमें ज़रूर अपनी आरा से, अपनी जो राय हैं उससे नवाजेंगे ताकि हम इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाएंगे और आपकी भी खिदमत कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान मीर हिलाल हांजुरी को दीजिए पूरी टीम के साथ इजाज़त, इस वादे के साथ कि अगर ज़िंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।